ठीक है, सिंपल पेंडुलम। और मैं एक जुगाड़ वाली पेंडुलम बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, पहले भी एक बार किए हुए थे हमने। इसको बोलते बॉब, और ये दो पॉइंट के बीच में मान लो पेंडुलम ऑसिलेट हो रही है। ठीक है, अब हम इसका टाइम पीरियड मेजर करते हैं। मेरे पास एक, आप घर में भी बना सकते हो, ताला होगा सबके घर में, रस्सी होगी, रस्सी ले लो, ताला ले लो, बन गई पेंडुलम, है ना। और स्टॉप वॉच तो हर हर किसी के पास में मोबाइल है, तो स्टॉप वॉच भी तुम्हारे पास में है। तो अब आज की डेट में मतलब फिजिक्स, बहुत सारी चीजें आप फिजिक्स की ना घर में भी देख सकते हो, घर में कर सकते हो। तो जैसे ये मेरे पास देखो, मैंने पेंडुलम बना दिया। अभी कोई एक स्टॉप वॉच चालू करना और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। ठीक है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, स्टॉप वॉच चालू करना बेटा, मैं बोलूंगा रेडी, तब टाइमिंग कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो घर में, ताला रस्सी ले लो, बन गई पेंडुलम। गुड और मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टॉप वॉच चालू करना। हाँ, मैं यहाँ पे काउंटिंग ले रहा हूँ, जब रेडी बोलूँ तब स्टार्ट करना। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 16 सेकेंड। 16 ओके, सर 16। टोटल टाइम इज 16 सेकेंड। कुछ पॉइंट में आए होंगे तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इन 10 oscillation. So what is time period here? It is total time divided by number of oscillation, 16 second divided by 10 oscillation, and it comes out to be 1.6 second per oscillation is the time period. ये इसका टाइम पीरियड आ गया। अब मैं इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करता हूँ। फार्मूला ये होता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ मान लो, एंड जो फार्मूला होता है इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे अभी। 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू लेंथ, अभी मैं मेजर करके बता देता हूँ। जी की वैल्यू आप 9.8 ले लेना। सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया है, और जो पेंडुलम हमने लिए थे उसकी लेंथ में अभी मेजर करता हूँ स्केल से। ये स्केल है मेरे पास, एक रफ एस्टिमेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये लेंथ हमने की 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 45, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक यहाँ पे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर और है। 55 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, तो नियरली 0.55 मीटर आ गया। ये लेंथ इज नियरली 55 सेंटीमीटर अगर है। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर लें तो ये आंसर कितना आएगा देखते हैं अपन। तो फिजिक्स के अब एक्सपेरिमेंट जो 9th स्टैंडर्ड के, काफी कुछ अब आप लोग घर पे भी देख सकते हो, कर सकते हो, हीट के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। नाउ क्या क्या है डेटा हमारे पास में? इट इज 2 इंटू 3.14 इंटू, फिर लगेगा रूट और फिर ब्रैकेट एंड 0.55 डिवाइडेड बाय 9.8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, इट इज नियरली 1.5 सेकेंड आएगी। नियरली 1.5 सेकेंड आएगी डेटा यहाँ पे। इट इज 1.5 सेकेंड। देखो ये एक्सपेरिमेंटली हमने काउंट किए थे, हो सकता थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो यहाँ पे, और थ्योरेटिकली ये काउंट किए हमने फार्मूले से टाइम पीरियड। ये थ्योरेटिकली हमने काउंट किए और ये एक्सपेरिमेंटली काउंट किए। क्वाइट इक्वल है कि नहीं? इक्वल, लगभग लगभग। यस सर। है ना, लगभग लगभग इक्वल। ये डिफरेंस क्यों आया इतना? 0.1 का डिफरेंस क्यों आया?
सर वहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिए ना। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिए, और ये टाइम पीरियड, ये यहाँ पे काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारी, कि जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट कर दो तो बटन दबाने में आगे पीछे हो गया होगा। आप ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितने ज्यादा लोगे एरर उतनी कम आएगी। दूसरा, यहाँ पे भी मैंने रफ कैलकुलेशन किया जुगाड़ वाला पूरा ऐसा। लैब में जब आप करते हो, ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है पहली बात तो, है ना, आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, और ये भी थोड़ा परफेक्ट शेप की नहीं है। जो बॉब होती ना बिल्कुल छोटी सी रहती है बॉब, देखे हो कि नहीं बॉब, पेंडुलम बॉब, है ना। तो थोड़ा हमारा जो अपार्टस है वो अप टू द लेबोरेटरी के हिसाब से नहीं, लेकिन ठीक है, हमने एक रफ एस्टिमेशन ले लिया एंड द रिजल्ट आर क्वाइट इक्वल। तो ये एक्सपेरिमेंटली आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, ये थ्योरेटिकली किया जाता है। अब हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे कि आया कैसे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम इस फार्मूले से क्यों दे रहे हैं, तो हम अब इस फार्मूले के डेरिवेशन पे आ रहे हैं अभी, है ना, फार्मूला डेरिवेशन इस टाइम पीरियड का। ठीक है, फार्मूला डिराइव करते हैं, कैसे आएगा ये फार्मूला। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले ले। पेज नंबर 2 पे आते हैं। अब फार्मूला डेरिवेशन की, सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला आया है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो फार्मूला डेरिवेशन कैसे है ध्यान देना। ये सिंपल पेंडुलम है, दिस इज द बॉब, और इसको यहां से हमने डिस्प्लेस किया, ये वाली पोजीशन पे आई है, ठीक है, एंड ये एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे आगे का। चलो, कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है वो देखो, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो mg एंड टी नॉट, ये मेन पोजीशन है यहाँ पर इसकी, यहाँ पर भी mg और टी, ये टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें mg को, ये ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फोर्सेस लग रहे हैं दो। तो कौन सा फोर्स यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग, अगर हम ये पेंडुलम लिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस तरह से, कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, किसके कारण ये पेंडुलम इधर आ रही है, कौन से फोर्स के कारण, mg mg के कारण है। mg का कंपोनेंट इधर बनेगा, इसके कारण ये इधर आएगी। अच्छा, अगर इसी पेंडुलम को तुम स्पेस में ले जा लो, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे, या अचानक यहाँ पे ग्रेविटी खत्म कर दो, तो ये यहाँ से वापस आएगी कि नहीं इधर। नो सर। यहाँ पे अगर आपने पेंडुलम को रखे, यहाँ पे अचानक ग्रेविटी खत्म हो गई, वापस आएगी लौट के क्या? नो सर। नहीं आएगी वापस लौट के, है ना, रिटर्न नहीं आएगी ये, समझ गए, जहां पे है वहीं पे रुकी रहेगी। ठीक है, जैसे ही अगर अभी ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट हो रही है और अचानक ग्रेविटी खत्म हो जाए, जहां पे ग्रेविटी खत्म हुई यहाँ यहीं रुक गई, अगर ऐसा उठा के छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी। ठीक है, स्पेस पे, ग्रेविटी फ्री स्पेस पे ये इस तरह से है। तो यहाँ पे किस फोर्स के कारण ये वापिस आ रही है इधर पे देख सकते हैं। तो मैं mg को रिजॉल्व कर दूं तो mg का एक कंपोनेंट ये वाला आ गया, इट इज mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स बना रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, mg नहीं है, mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है। क्योंकि यहां से अगर आप देख रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड पे दिख रहा है आपको, ये ऐसा, आप अगर x इधर ले लो तो फोर्स इधर लग रहा है, और जब ये इस साइड पे आएगा, x इधर रहेगा, तो जो mg sin थीटा है वो इस साइड पे आएगा। ठीक है ना,
क्लियर हो गया कि नहीं? तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन बना रहा है यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स बना रहा है mg sin थीटा। क्लियर हो गया बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा, बट ये एंगल पे घूम रहा है, और अगर ये एंगल जितना छोटा होगा तो ये x उतना सीधा होगा यहाँ पे, नहीं तो ये थोड़ी आपको आर्क दिखेगी, है ना? तो हम इसको एंगुलर एसएचएम से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना आएगा, ध्यान देना। सो नेट टॉर्क अबाउट ओ मतलब ये सस्पेंशन पॉइंट कहलाता है। दिस इज सस्पेंशन पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क किसके बराबर आएगा? नेट टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला। अच्छा, टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है बताओ इसमें? पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? टेंशन कर रहा है क्या? यहां पर के लिए टॉर्क कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है? टेंशन या mg sin थीटा? mg sin थीटा। हाँ, mg sin mg थीटा। sin थीटा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टेंशन फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, और ये इसकी लेंथ है इनटू लेंथ l, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आपके पास में? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गया mg sin थीटा, और ये डिस्टेंस हो गया l यहाँ पे। तो l है r, परपेंडिकुलर फोर्स है यहाँ पे mg sin थीटा। तो मैं यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देता हूँ। ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बताओ क्या है यहाँ पे? माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या शो कर रहा है माइनस साइन? टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आएगा? देखो यहाँ पर जो ये पार्टिकल, टॉर्क का डायरेक्शन इधर रहेगा, आया ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है, टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आया। सिंस नेगेटिव साइन, सिंस नेगेटिव साइन, यहाँ पे लिखेंगे अपन नेगेटिव साइन, सिंस थीटा एंड टॉर्क अबाउट ओ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आया। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस। हाँ, टॉर्क है इस साइड पे और थीटा इधर है, इसलिए माइनस साइन आ गया। अब यहाँ पे एक आगे की कंडीशन हम लिखते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज नियरली थीटा माना जाता है, लेकिन ये रेडियन में माना जाता है। ठीक है, जैसे इसको आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे साइन 5 डिग्री है, तो साइन 5 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 5, बट हाँ, साइन 5 डिग्री इज नियरली इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि 5 डिग्री मतलब कितना होता है? 5 पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो जब अप्रोक्सीमेशन करते हो स्मॉल एंगल के लिए, तो साइन 5 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 5, साइन 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 180। ये रेडियन में कन्वर्ट करना, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे आंसर। तो 5 डिग्री किसके इक्वल होता है? 5 पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल। स्मॉल एंगल के लिए ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो भैया कितना स्मॉल होना चाहिए थीटा? तो थीटा लगभग लगभग यहाँ पे 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी ये अप्रोक्सीमेशन बढ़िया फिट बैठता है। अगर ये एंगल 10 डिग्री से ज्यादा आएगा तो ये अप्रोक्सीमेशन फिट नहीं बैठेगा, ज्यादा एरर होंगी। एंगल जितना कम होगा, देखो एंगल जितना कम होगा ये एक्स उतना सीधा होगा, जैसे जितना छोटा एंगल होगा, जितना यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट दिखे उतना अच्छा है, तभी आप ये अप्रोक्सीमेशन बढ़िया से कर सकते हो साइन की वैल्यू का। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, 0.5 होती है ना? साइन 30 की वैल्यू 1/2, बट साइन 30 को आप ऐसा कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते सीधे सीधे, बढ़िया अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो स्मॉल एंगल पे ही ये बढ़िया अप्रोक्सीमेशन होता है। 1 डिग्री बहुत अच्छा है, 0.5 डिग्री और भी अच्छा है, 0.05 डिग्री
0.005 डिग्री, बहुत अच्छा। तो एंगल जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन होगा। तो अब कितना छोटा भाई, कोई लिमिट? तो मैंने यहाँ पे 10 तक लिया, बट 10 ज्यादा एरर, कम एंगल है और कम एरर आएगी। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप 10 के ऊपर जाओगे तो एरर आएगी। तो जब तक आप ये अप्रोक्सीमेशन बढ़िया लिख सकते हो जिस एंगल तक के, वो हमको लेना है। तो ये अप टू 10 डिग्री तक के लिए ठीक ठाक है। 5 डिग्री बहुत अच्छा है, 1 डिग्री और भी अच्छा है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो फिर ये टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे? टॉर्क अबाउट ओ इज माइनस एम जी, और साइन थीटा की जगह पे आप थीटा लिख सकते हो, नियरली थीटा इंटू एल, या फिर माइनस एम जी एल इंटू थीटा। और ये तो पूरा कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। तो जो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क अबाउट ओ, ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया? टॉर्क अबाउट ओ नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया। मतलब किसकी कंडीशन बन गई? ये एसएचएम की कंडीशन बन गई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर वो साइन इक्विवेलेंट फिर से बताना। ये नहीं सर, ऊपर वाला। ये तो साइन किसके इक्विवेलेंट किया अपन ने? साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट किया? कितना लिए तो? साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट किया बोला? अरे ये अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है ना तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मानते हैं, लेकिन रेडियन पे लेते, थीटा में नहीं लेते। जैसे साइन 5 डिग्री है तो 5 के बराबर नहीं है, साइन 5 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना तब बनता है। ठीक है सुना? हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। सर वो साइन 5 डिग्री की 5 पाई बाय 180 है ना वैल्यू? 5 पाई बाई 180 है वो। 5 डिग्री किसके इक्वल हाँ होता सर। है? 5 डिग्री इज 5 पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन में रेडियन में लिखा जाता है, डिग्री में नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 2, साइन 2 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 2। हाँ, साइन 2 डिग्री इज नियरली इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये होता है अप्रोक्सीमेशन। अभी समझ गया? हाँ 2 क्यों नहीं लिख सर सकते? साइन 2 डिग्री को 2 क्यों नहीं लिख सकते, बता सकते हो क्या? अरे साइन की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती कभी क्या? नहीं नहीं, सर। मैक्सिमम एक ही तक है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। इसलिए उसको रेडियन में ही लिखना आपको। मैंने जानबूझ के ऐसा बताया। अगर ऑलरेडी रेडियन पे लिखा हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन डिग्री में लिखा हुआ है तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो। और ऑलरेडी ये रेडियन में है, जैसे ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 180 रेडियन में है, तो ये ऑलरेडी यही आ जाएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। इट इज 2 पाई अपॉन 180, सीधा सीधा देखो। समझ गए? सर हाँ बोलो। सर ये जो नीचे फॉर्मूला बताया टॉर्क का, वो एसएचएम की कंडीशन है? अभी आएगा। हाँ, अब एसएचएम की आ गई। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो ये समझ लो, ये अप्रोक्सीमेशन समझ गए कि नहीं आप लोग साइन के? हाँ सर। सभी? हाँ हाँ सर। अच्छा, अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा कितना बनता फिर? कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो कितना होता है? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे आता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? हाँ सर। ओके, मैं ये अप्रोक्सीमेशन एक बार बता दूं तुमको, बट ये ध्यान रखना, हमारा टॉर्क निकल चुका है। पेज नंबर 3 पे हम आते हैं। मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ तुम लोगों को। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो अप्रोक्सीमेशन ये चलते, साइन थीटा नियरली थीटा, कॉस थीटा नियरली 1, टेन थीटा नियरली थीटा होता है। लेकिन ये सब किस में चलते हैं? रेडियन में। अभी जैसे मान लो थीटा कितना लिए हमने, सपोज थीटा 2 डिग्री है, तो साइन 2 डिग्री कितना आएगा? ठीक है, 2 डिग्री हम कैलकुलेशन करके लिख रहे हैं, इट इज 2 पाई अपॉन 180। सॉल्व कर देते हैं हम। साइन 2 डिग्री
ये आता है 0.1 मिनट। पहले तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू में रख दूं तो साइन 2 डिग्री आता है 0.035 के आसपास, और अप्रोक्सीमेशन में अगर अपन लेते हैं तो इट इज 2 पाई अपॉन 180, सॉल्व करने पे 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180 में कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, एंड ये वाली वैल्यू आ रही है 0.035, 388 है, 3488, ये ऐसा, तो ये भी 0.035 लिख सकते हो। और एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू अगर आप देख रहे हो साइन 2 डिग्री की 0.34899 ऐसा है। तो अभी समझ गए? तो ध्यान रखना, जैसे अगर सिर्फ साइन 2 डिग्री है तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो जब भी कन्वर्जन करो, ये पॉसिबल ही नहीं है, जब भी कन्वर्जन करो स्मॉल एंगल के लिए तो रेडियन में बना के लिखो। मैंने कैलकुलेटर से साइन 2 डिग्री की वैल्यू लिखा, कैलकुलेटर से 0.034899 है, और आप अगर 3 डिजिट तक लेते हो 0.345 लिख सकते हो, इसको भी 0.035 लिख सकते हो। अगर हम साइन 10 डिग्री लेते हैं, साइन 10 डिग्री की जो वैल्यू है यूजिंग द कैलकुलेटर, साइन 10 डिग्री 0. मैं अप टू 0.17364 है, और अप्रोक्सीमेशन अगर हम करते हैं तो 10 पाई अपॉन 180, अप्रोक्सीमेशन अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे 10 into 3.1 is 0.1744। ठीक है, अभी देखो अप्रोक्सीमेशन ठीक ठाक आ रहा है, ज्यादा बढ़िया अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, स्मॉल एंगल के लिए 0.03899, यहाँ पे 0.03488 है ना, ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया, 0.17364 है, 0.1744 तक पहुंच गया, है ना। तो ये स्मॉल एंगल के लिए बढ़िया सूट करता है, हाई एंगल पे ये सूट नहीं करेगा। अगर आप 30 डिग्री पे देखोगे तो ये डिफरेंस और बड़ा दिखेगा आपको। वैसे साइन 30 डिग्री के लिए देख रहे हैं आप, अगर मान लो साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन 30 डिग्री 1/2, और अप्रोक्सीमेशन में अगर आप देख रहे हो तो इट इज 30 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 6 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 0.5233, ज्यादा आ गया डिफरेंस, 0.5233। ये देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 0.5233, ज्यादा एरर आ गई है ना, डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो गया। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, ये स्मॉल एंगल के लिए बढ़िया होता है, लार्ज एंगल पे अप्रोक्सीमेशन फिट नहीं बैठता है, एरर ज्यादा होती है। तो कहां तक ले सकते हो आप, अप टू 10 डिग्री ठीक ठाक है, बट ज्यादा एरर है। 5 डिग्री बहुत अच्छा है, 1 डिग्री बहुत अच्छा है, 0.1 डिग्री और भी अच्छा है अप्रोक्सीमेशन आएगा आपको। समझ गए, समझ गए कि नहीं ये अप्रोक्सीमेशन? हेलो, समझ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। तो साइन कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन हमेशा 1 ही साइन, हाँ, कॉस का 1 लेते हुए चलना, कॉस का 1, जैसे कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 1 डिग्री भी लगभग 1 के आसपास ही आएगा पॉइंट। जैसे कैलकुलेटर से अगर मैं देखूं कॉस, मैं वैल्यू बोलता हूं तुम्हारे लिए ना, कैलकुलेटर से मैं कॉस की वैल्यू ले रहा हूँ, कॉस 1 डिग्री 0.99984 लगभग 1 है, हाँ या ना? यस सर।
जैसे cos 2 डिग्री, आपके पास सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है आजकल, तो ये सब इशू नहीं, बहुत आसानी से देख सकते हो। पहले के टाइम पे इतनी चीजें नहीं थी, तो लॉग टेबल देखो रे, ये करो रे, बहुत लंबा थोड़ा प्रोसेस थी। अभी तो बहुत आसान काम है, 2 मिनट में हम निकाल लेते हैं। cos 2 डिग्री 0.99939 एक्सेट्रा। cos 10 डिग्री इवन हम अगर करें तो cos 10 डिग्री भी 0.9848 के आसपास है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन है। तो स्मॉल एंगल के लिए बढ़िया अप्रोक्सीमेशन होता है, लार्ज एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन में एरर ज्यादा आती है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? यस सर। So this is page number 4. So torque about O is nearly minus mgl into theta आ गया है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो टॉर्क अबाउट O is proportional to minus थीटा। ये किसकी कंडीशन है? एसएचएम की कंडीशन है। कौन सा एसएचएम है ये? एंगुलर एसएचएम है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर टॉर्क नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब एंगुलर एसएचएम की कंडीशन। तो अब हम टॉर्क को रिप्लेस कर देते हैं। This implies that torque is equals to I naught into alpha and it is equals to minus mgl into theta, where I naught is moment of inertia of bob about O। इसके इक्वल होता है ये ml स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो कैसे, अगर ये पार्टिकल है और ये मेरा हाथ, ये एक्सिस है ऐसा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml स्क्वायर होगा यहाँ पे। अगर ये रॉड रहती तो ml स्क्वायर बाई 3 है, लेकिन एक स्ट्रिंग है, इसका मास है ही नहीं, ये इसका बस अकेला मास है, तो mr स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऐसा घूम रहा, मतलब फार्मूला क्या रहेगा? या ऐसा पूरा घुमा दोगे तब भी फार्मूला क्या रहेगा? ml स्क्वायर रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना रहेगा? ml स्क्वायर रहेगा। एंड अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देयरफॉर अब अल्फा को मैं अगर लिख दूं यहाँ पे माइनस mgl अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो ओमेगा विल बी गिवन बाय mgl अपॉन I नॉट। ये निकलनी बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत आसान हो गया निकालना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो उसका इनर्शिया और एक बार बताना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? तो ml स्क्वायर। mr स्क्वायर अपन ने पढ़े थे। तो r का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? लेंथ प्ले कर रही है ना? हाँ। अभी समझ गया कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जैसे ये मेरे हाथ में बॉल है, ये इस तरह से रोटेट हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? स्फेरिकल सेल है ना, ये कितना है जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है? याद है फार्मूला? 2/5 mr स्क्वायर, r इसकी रेडियस है, और सिंगल पार्टिकल जैसे ये है, जैसे है ना, अब ये ऐसा रोटेट हो रहा है ऐसा, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका इस एक्सिस के लिए? ml। हाँ, ml स्क्वायर या mr स्क्वायर, r ये रेडियस होगी इसकी। समझ गए? हाँ सर। हाँ, अभी ये रोटेट तो एक्सिस कहाँ से गया? देखो इसमें एक्सिस कैसा जा रहा है, यहाँ पे ये एक्सिस बन रहा है ना ऐसा, ये देखो। अगर ये ऑसिलेट हो रही पेंडुलम यहाँ पे, तो एक्सिस ऐसा है ना इसका पेन। हाँ।
समझ गए? ये एक्सिस है, हाँ सर समझ गए। पक्का? हाँ ये एक्सिस है, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे तो। ले लिए? पेज नंबर 5. So what is the frequency of oscillation is given by under root mg L upon I naught. Now here for simple pendulum I naught moment of inertia है ml square इसका, है ना? So therefore omega will be under root mgl upon ml square. कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो, m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, एंड इट इज रूट ओवर g, और ये वाली वैल्यू होती 2 पाई बाई टी के, या फिर यही होता 2 पाई एफ के. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये आ गया बेटा टाइम पीरियड, देख सकते हो. सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. समझ गए? समझ गए? हेलो, टाइम पीरियड समझ गए सिंपल पेंडुलम का कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर हाँ, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. ले लिए? हेलो, Yes. दिस इज पेज नंबर 6. देखो टाइम पीरियड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है, आपको स्ट्रिंग की लेंथ कहां से कहां तक लेनी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो एक्चुअल में जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की वो ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेना है. सिर्फ इतना नहीं लेना है जहां तक रस्सी बंधी है, जहां तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना पार्टिकल, वहां तक की लेंथ लेना आपको सिंपल पेंडुलम में. जहां तक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां तक की लेंथ लेंगे, और ये बॉब का मास हो गया. दिस इज द बॉब ऑफ मास m, and the time period will be given by 2 pi under root L upon G. So therefore time period is proportional to root of length, और t is proportional to length की power 1/2. ठीक है? And time period is also proportional to root over g, और t is proportional to g की power -1/2. Time period is proportional to m to the power 0, or does not depend on मास. मास पे बेटा डिपेंडेंसी नहीं. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, जी पे, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है. पेंडुलम बॉब का मास आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ होनी चाहिए. और दूसरा जी फैक्टर. ठीक है? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिकल कैलकुलेशन, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी
इंटू एल। तो अगर हम यहाँ पे टी स्क्वायर वर्सेस लेंथ का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन, एंड टेन थीटा जो स्लोप आएगी इट इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी रहेगी। और टी वर्सेस लेंथ का ग्राफ प्लॉट करोगे टी और एल में, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इट इज ओपन टू लेंथ एक्सिस, है ना, पैराबोलिक ग्राफ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ, याद है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ, बिल्कुल वैसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अरे टी बाय रूट एल का क्या बेटा? नीचे वाला टी बाय एल का ग्राफ है, टी बाय रूट एल का। ये टी वर्सेस एल का हो गया ना। अगर टी और रूट एल का आएगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। अरे टी और एल का ग्राफ तो स्ट्रेट, टी और रूट एल का भी तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, स्लोप अलग आएगी लेकिन उसमें 4 पाई अपॉन रूट जी बनेगी स्लोप। ठीक है, हाँ सर। टी स्क्वायर को तुमने y माना है तो y इज प्रोपोर्शनल टू एल ना। हाँ सर। एक होती सेकंड पेंडुलम, पेज नंबर 7। सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम, तो आंसर क्या है? द पेंडुलम whose time period is 2 सेकंड। ऐसी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो गया इसमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी? अर्थ सरफेस पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी? जी की वैल्यू आपको लेना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो फार्मूला क्या है बेटा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, स्क्वायर कर दोगे, t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू t स्क्वायर इनटू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो इट इज 2 स्क्वायर 9.8, 4 इंटू 9.8 कैंसिल आउट हो गया, पूरा कर दोगे कितना आ गया आंसर? आंसर इज 1 मीटर। मतलब अर्थ सरफेस पे जहां पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस जगह पे सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है लगभग 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून सरफेस। मून सरफेस पे कितनी होगी? ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। तो मून के सरफेस पे कितनी होगी इसकी लेंथ सेकंड पेंडुलम की? फार्मूला यही चलेगा, L is equals to t square into g of moon divided by 4 pi square. So it is 2 square, it is g by 6 divided by 4 into pi square. सारे डेटा आपके कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, 4 से ये 4 कट गया, पाई स्क्वायर से g कट गया, आंसर आ गया 1/6 मीटर। तो मून के सरफेस पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी आएगी? 1/6 मीटर आएगी। समझ गए? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। तो ये था सेकंड पेंडुलम के बारे में। सेकंड पेंडुलम क्या होती है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। अर्थ सरफेस पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ
कितनी 1 मीटर आई, जहां पे ग्रेविटी 9.8 है। अब एक क्वेश्चन है, आपके पास दो घड़ी हैं, एक पेंडुलम वाली घड़ी है और एक स्प्रिंग वाली घड़ी, स्प्रिंग लॉक वाली, ठीक है। कौन सी घड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी स्पेस में ले जाने के लिए? स्प्रिंग वाली घड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी या पेंडुलम वाली घड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी? विच क्लॉक इज बेटर इफ यू आर गोइंग टू स्पेस? स्पेस जाने का मौका मिल गया, हाँ? कौन सी घड़ी लेके जाओगे स्पेस में? पेंडुलम वाली। पेंडुलम वाली, स्प्रिंग लॉक वाली? तो स्प्रिंग वाली। क्यों? पेंडुलम। तो पेंडुलम तो वहां पे रुक जाएगा स्पेस ना। पे जाओगे तो ग्रेविटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अरे ग्रेविटी बदलेगी स्पेस पे जाने पे। देखो स्प्रिंग लॉक सिस्टम और पेंडुलम में, पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, और स्प्रिंग लॉक का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के। यही होता है कि नहीं? M अपॉन के। स्प्रिंग लॉक का 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के, पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। कौन सी घड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी बताओ देखते? स्पेस पे जा रहा है, मौका मिल गया स्पेस पे जाने का। हेलो सर पेंडुलम। तो भाई स्पेस पे जाएगा तो जी बदलेगा कि नहीं बदलेगा स्पेस पे जाने पे? बदले। तो घड़ी करेक्ट रीडिंग देगी क्या? नो। नहीं। और स्प्रिंग लॉक का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ स्प्रिंग लॉक का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और किस पे? देखिए पेंडुलम का हो गया, और ये आ गया 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के। ये किसके लिए है? स्प्रिंग लॉक के लिए। ये किसके लिए है? सिंपल पेंडुलम के लिए। ये है सिंपल पेंडुलम, ये है स्प्रिंग लॉक सिस्टम। ये इसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, जबकि इसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास और के पे। स्पेस पे जाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा क्या स्पेस पे जाने पे? हेलो, स्पेस पे जाने पे स्प्रिंग कांस्टेंट बदलेगा क्या? नो सर। नहीं बदलेगा ना बेटा। तुमने यहाँ से कॉपर की स्प्रिंग लेके गए, गोल्ड की बन जाएगी क्या स्पेस पे जाने पे? नो सर। नहीं बनेगी ना। तो टाइम पीरियड किसका नहीं बदलेगा स्पेस पे जाने पे? स्प्रिंग लॉक का नहीं बदलेगा। बढ़िया घड़ी कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी। ये वाली बढ़िया नहीं रहेगी, टाइम पीरियड बदल जाएगा इसका। और इसके टाइम पीरियड और भी फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। एक तो जी तो हो ही गया, लेंथ पे भी डिपेंडेंसी है। मान लो तुमने कॉर्ड मेटल की लिए, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा तो लेंथ कम ज्यादा होगी, उससे भी टाइम पीरियड बदलेगा। बट मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मास पे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, टेम्परेचर का फर्क स्प्रिंग कांस्टेंट पे जरूर पड़ सकता है, क्योंकि मटेरियल से बना है तो उसकी स्टिफनेस वेरी कर सकती है, ठीक है, बट उतनी नहीं करेगी जितना स्पेस पे जाने पे जितना ग्रेविटी में वेरिएशन है। लेंथ में ठीक है, हम उसको नेग्लेक्ट भी कर भी देंगे, बट जी को तो हम नहीं कर सकते ज्यादा नेग्लेक्ट, क्योंकि जी तो बहुत आसानी से बदलेगा जल्दी से, है ना। लेंथ ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन का फर्क आए, चलो कोई बात नहीं। एक साल उम्र कम हो गई या एक साल ज्यादा हो गई या एक दिन कम हो गई एक दिन ज्यादा होगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जी की वैल्यू बदलने पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। और अगर एकदम ग्रेविटी फ्री स्पेस पे चलेगा तो चलेगी नहीं पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम रुक जाएगी। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर ये सेकंड पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स रहेगा क्या हमेशा? हाँ हमेशा बेटा, कहीं पर भी चल रहा है, ये डेफिनेशन ही है सेकंड पेंडुलम की। सर बट अगर एम्पलीट्यूड चेंज किया तो भी? हाँ, एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंसी थोड़ी है यहाँ पे टाइम पीरियड पे। वही जो अप्रोक्सीमेशन लिए थे, अगर आप एंगल ज्यादा बड़ा लोगे ना तो फिर एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अगर स्मॉल एंगल के लिए देख रहे हो तो एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है मानसी? हेलो। yes. हाँ, एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता स्मॉल एंगल के लिए। अगर एंगल ज्यादा बड़े ले रहे हो तो फिर डिपेंड करेगा, ऐसे ही नहीं। ओके। तो सर ये सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम अपीयरेंस में डिफर करते हैं, कुछ और है?
कुछ नहीं, सेकंड पेंडुलम ऐसी पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम, ऐसी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड आपने फिक्स कर दिया 2 सेकंड, ही कहीं पर भी चले जाओ। सेकंड पेंडुलम आप मून पे हो तो भी टाइम 2 सेकंड लेना है। अब आपको उसकी लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ सर। अगर ये बोले कि तुमको सेकंड पेंडुलम बनाना, तो क्या करना तुमको एक ऐसी पेंडुलम बनाना जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, एक ऐसी सिंपल पेंडुलम बनाना है, ठीक है। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हम देख रहे हैं, टाइम पीरियड कैसे बदलेगा पेंडुलम का, कुछ स्पेशल केसेस हम देखते। पेज नंबर 8 देखो, टाइम पीरियड आएगा सिंपल पेंडुलम का, इट इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे, एंड व्हाट इज G इफेक्टिव हियर, इट इज G वेक्टर माइनस A वेक्टर, वेयर A इज acceleration of frame, ठीक है। अब इसमें जैसे फर्स्ट हमने ये ले लिया कि अगर मान लो सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में ऑसिलेट हो रही है, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज अ लिफ्ट एंड इट इज एक्सीलरेटिंग विथ एक्सीलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर ले लूं, तो ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव तो ये ए हो गया, और नीचे की तरफ क्या है, जी है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। जी इफेक्टिव कितना बनेगा यहाँ पे, जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए, इसको ना मॉड के अंदर लेना, मतलब मैग्नीट्यूड लेना आप इसका, तो नीचे का डायरेक्शन माइनस है, माइनस जी माइनस ऑफ प्लस ए, इट इज माइनस ऑफ जी प्लस ए, और इसका अगर आप मॉड ले लें तो इट इज जी प्लस ए बन गया। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। अगर लेफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो जो टाइम पीरियड आएगा सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए बन जाएगा। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो फिर क्या फार्मूला बनेगा बता देना, लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए बन जाएगा। फिर समझ गए, जी माइनस ए यहाँ पे इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? लिफ्ट अगर नीचे एक्सीलरेट होगी तो टाइम पीरियड समझ गए, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, हाँ या ना? हेलो, हाँ, इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, अगर फ्री फॉल होने लगे लिफ्ट तो A इज इक्वल टू जी, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 0, मतलब इट बिकम्स इंफिनिटी, so pendulum will not oscillate, pendulum will not oscillate, पेंडुलम बेटा ऑसिलेट नहीं करेगी फ्री फॉलिंग लिफ्ट में। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, जहां पर केबल टूटेगी उसी पोजीशन पे वहीं पे रुक जाएगी, ऑसिलेशन बंद हो जाएंगे मतलब अल्टीमेटली उसके, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर स्प्रिंग वाले का चेंज होगा? क्या बेटा? स्प्रिंग वाले का चेंज होगा क्या कुछ? नहीं, स्प्रिंग का बताया था ना मैंने, स्प्रिंग का क्यों चेंज होगा, स्प्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड नहीं करता, जी पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। स्प्रिंग का नहीं शिफ्ट होगा, हाँ स्प्रिंग की मेन पोजीशन शिफ्ट होगी एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के कारण, बाकी के पे फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे तो टाइम पीरियड पे ही फर्क पड़ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहा है जो आप, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का।
क्लियर? Now page number 9 देखो इस पे ना, दिस इज थर्ड केस। अगर मान लो एक कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, दिस इज एनी कार, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रही है, यहाँ पे पेंडुलम आपने लटका दिए, तो पेंडुलम वर्टिकल रहेगी कि पीछे खिसक जाएगी? पीछे चली जाएगी। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ये यहाँ कहीं पे आ जाएगी थीटा नॉट, तो ये इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे बनेगी, ये मीन पोजीशन है, और अब इसके दोनों तरफ ये ऑसिलेट होगी, यहाँ पे नहीं रहेगी, ये मीन पोजीशन आएगी, नहीं बनेगी। एंड दिस मीन पोजीशन हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि tan थीटा नॉट इज इक्वल टू a by g होता है। ये कहाँ से पढ़े हमने? NLM में पढ़ लिए थे। तो ये न्यू मीन पोजीशन, इसके अबाउट ये ऑसिलेट होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे g इफेक्टिव किसके बराबर आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा g इफेक्टिव इज वेक्टर g माइनस वेक्टर a। अभी दोनों वेक्टर लगा देते। g तो कैसा लग रहा है, नीचे लग रहा है, और a वेक्टर राइट साइड पे। आपको इन दोनों का सम चाहिए, तो माइनस a वेक्टर ये आ गया और उसका रिजल्टेंट ये हो गया, दिस इज g इफेक्टिव वेक्टर। तो यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री का है तो g इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर आ गया। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g इफेक्टिव और t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन रूट के अंदर फिर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये इफेक्टिव टाइम पीरियड इसका, या टाइम पीरियड एक्सप्रेस निकाला जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो फोर्थ केस, कोई व्हीकल सर्कुलर टर्न में जा रहा है और उसके अंदर फिर पेंडुलम लटकी हुई है, यहाँ पे ये ऑसिलेट कर रही है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा v स्क्वायर बाई r, ये इसकी स्पीड है। तो g इफेक्टिव यहाँ पर भी किसके बराबर बनेगा, g इफेक्टिव इज स्टिल इट इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, and the time period of simple pendulum is 2 pi under root of g square plus ac square. What is ac here? Acceleration of centripetal acceleration. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? अरे समझ गए? हाँ, यस सर। समझ गए कि नहीं? यस। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो g इफेक्टिव रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कब बनेगा, g और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन पे, तो g प्लस a या g माइनस a बनते, जैसे लिफ्ट के केस में हो रहा था। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं। तो जी इफेक्टिव और एक बार बताना। जी इफेक्टिव मतलब बेटा जी वेक्टर और माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम का वेक्टर है ना। सर वो डायग्राम में बताना एक बार। अच्छा ठीक है, एक बार और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का। तो पहले मैं एक को बता देता हूँ, दूसरा खुद ही समझ जाएगा। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ये वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा ज्यादा 3D में इमेजिनेशन, ये ज्यादा आसान है। देख भाई, ये पेंडुलम ऐसी है ना, ये बराबर, ये मीन पोजीशन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये थीटा नॉट है, ये किधर लग रहा है इस पे, नीचे, ए वेक्टर इधर है, बराबर है। हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर समझ। तो माइनस ए वेक्टर इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट ये बन गया, तो ये हो गया यहाँ पे जी इफेक्टिव वेक्टर। ठीक, अभी समझ गए? हाँ सर। और ये जो पेंडुलम है ना, ये मीन पोजीशन यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी मीन पोजीशन ये वाली है, और इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगी, मतलब
ऐसे, दिस इज द मीन पोजीशन, ये इतनी शिफ्ट करेगी मीन पोजीशन। ठीक है, समझ गया कुणाल? हाँ सर, हाँ सर। ये वाले पेज का ये 9B ले ले, अब स्क्रीनशॉट ले ले, इट इज 9B। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। ठीक, अगले पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 10। अब सर अपन जी इफेक्टिव के वेक्टर को जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यों लिखते हैं? क्या? जो अपन जी इफेक्टिव बोलते हैं, अपन जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्यों लिखते हैं? वो डेरिवेशन करते हैं, मैं उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। वहां पे आपको हर बार नहीं तो वो डिराइव करना पड़ेगा टॉक की इक्वेशन लगा के, तो हर प्रॉब्लम में ऐसा थोड़ी डिराइव करते बैठना है, तो वो ट्रिक बना दी है अपन ने सीधा सीधा कि ऐसे रेटिंग फ्रेम पे आपको ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जैसे सिंपल पेंडुलम का लिफ्ट के लिए समझ लिए, थोड़ा ज्यादा आसान दिखेगा तेरे को। वो जी इफेक्टिव क्यों बना दी है? ठीक है, ये 10A ले लें, ये बता देता हूँ तेरे को कि कौन है। ये वाला ले लेना ऐसे, मान लो ये पूरा ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है इसका। ये इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है अभी? जब ये पेंडुलम यहाँ कहीं पे आएगी तो कौन कौन से फोर्सेस आएंगे इस पे? mg नीचे, यस और नो? यस। सूडो फोर्स ऊपर, तो ये वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस सूडो फोर्स, m बाहर, g माइनस a, और ये इधर पे कंपोनेंट आ जाएगा इसका फिर, अगर ये थीटा है तो दिस इज mg। सर अपन बॉब की फ्रेम से कर रहे हैं ना? क्या? अपन बॉब की फ्रेम से कर रहे हैं ना, वो जो बॉब है? बाहर से देख रहे हैं। हाँ, अभी हम अंदर बैठ के कर रहे हैं, बाहर से करते तो फिर आप न्यूटन लॉ लगाते फिर यहाँ पे इस पे कि भाई इस पे नेट फोर्स ये वाले डायरेक्शन पे कितना लग रहा है। ठीक है, तो सर वो बॉब को तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा ना? सॉरी, हाँ यार मैंने ये गलती कर दी है। ठीक है ना, ये ले नीचे कर दिया मैंने अभी। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ गया? तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, दिस टॉर्क इज माइनस mg माइनस a इंटू साइन थीटा इंटू एल के बराबर लगेगा। बराबर है, समझ गया? हेलो, हाँ सर, देख रहा हूँ। ये ऐसा बनेगा नियरली माइनस m इंटू जी माइनस a इंटू एल इंटू थीटा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, इसलिए तो अब ये हर बार ऐसी पंचायत ना करना पड़े, तो आसान तरीका क्या हो गया तुम्हारे पास में? यहाँ पे देखो, जी भी नीचे की तरफ है, ए भी नीचे की तरफ है। आंसर में क्या आ रहा है यहाँ पे? टाइम पीरियड का आंसर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए आ रहा है। मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो ऐड हो जाएंगे, इसलिए जी इफेक्टिव लिखते टाइम वेक्टर फॉर्म पे आप जी माइनस ऑफ वेक्टर कर दो या प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर कर दो। ठीक है, तो अगर आप माइनस ऑफ ए वेक्टर कर दोगे तो बन जाएगा। अभी समझ गया? हाँ सर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैंने इसके लिए बताया, बाकी सभी के लिए ऐसे ही करते हैं। तो हर बार आप इस तरह से डेरिवेशन तो नहीं करोगे, तो कोई हमने एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया यहाँ पे, तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया ऐसा जी इफेक्टिव का। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। सर वो जो आपने वो जहाँ पे आप खड़े उसके पीछे जो आपने लिखा है जैसे जी वेक्टर वाला, वो अपन ने नीचे को पॉजिटिव माने कि ऊपर को? अभी तो वेक्टर फॉर्म पे, अब तू कुछ भी ले ले। यहाँ पे जब जी इफेक्टिव लिखता टाइम पीरियड में, ध्यान देना ये मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ वेक्टर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अब कोई भी डायरेक्शन को कैसा भी ले ले, तू मान ले नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव अगर लेता है तो आप वेक्टर हटाओगे, एक ही डायरेक्शन है, माइनस जी प्लस ऑफ माइनस, सॉरी नीचे का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव है ना? हाँ, नीचे का नेगेटिव माने है ना? हाँ, नीचे का नेगेटिव माने तो माइनस ही आ जाएगा, देख लो। ठीक है,
हाँ सर। सर एक और वो जो अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिखे जी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्यों लिए वहां पे? ये फार्मूला ऐसा बना ना रे, जी माइनस ए बना ना। अच्छा हाँ। जी प्लस ए ले लेते तो क्या बनता फिर, ये जी प्लस ए बनता ना, हाँ आंसर गलत आता ना। अच्छा, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने यहाँ पे डायरेक्शन लिया। हाँ, अपन ने सोच लिए कि इस तरह का फार्मूला है, मतलब जी इफेक्टिव कैसा लिखना, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना। ठीक है, ठीक है सर। अभी समझ गया। हाँ ले स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो इसका, ले लिया। हाँ सर। पेज नंबर 11, अगला केस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा। पेज नंबर 11, नाउ इन इंक्लाइंड प्लेन, ये थीटा है, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, और ये मान लो पेंडुलम अब ऑसिलेट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड कैसे आएगा, जी इफेक्टिव कितना आएगा। अब ये स्मूथ सरफेस है तो इधर का जो एक्सीलरेशन आएगा ये किसके बराबर रहेगा, जी साइन थीटा है। ठीक है, हेलो, इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा, जी साइन थीटा। क्या यही वाली मीन पोजीशन रहेगी कि ये पीछे शिफ्ट हो जाएगी, वर्टिकल रहेगी मीन पोजीशन की पीछे आएगी। हेलो, मीन पोजीशन यहाँ पे रहेगी कि पीछे चली जाएगी, पीछे। पीछे जाएगी। हाँ, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट होगी, और इसके कारण ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, जी कॉस थीटा, बराबर है। और ये वाला कौन सा रहेगा, जी, तो जी इफेक्टिव कौन सा बना यहाँ पे, जी कॉस थीटा इफेक्टिव बना ना, ये हो गया जी साइन थीटा, ये जी है, ये जी कॉस थीटा, क्योंकि मीन पोजीशन यहाँ पे रहेगी, ये मीन पोजीशन नहीं है, ये पीछे जाएगी और फिर ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो जी इफेक्टिव कौन सा हो गया यहाँ पे, जी कॉस थीटा हो गया। सो दिस इज केस नंबर 5। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव ये है तुम्हारा इसमें, सो इट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए, हेलो। यस सर। हाँ, और वो वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट देख के कि भाई ये मीन पोजीशन बन रही है, इसके अबाउट ऑसिलेट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा, ये जी है, ये जी साइन थीटा, सीधा सीधा कर दिया मैंने। और नहीं तो वो वेक्टर मेथड से कर, थोड़ा लंबा चौड़ा जाता कैलकुलेशन आपका। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इंक्लाइन प्लेन में ऐसा बनता है जी इफेक्टिव। अब आते हैं हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं पेंडुलम को, तो फिर क्या बनेगा। अगर हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं पेंडुलम को, तो फिर टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। सर सर हाँ सर। हाँ, बोलना भाई, कुछ नहीं सर, अब बाद में बोलूंगा। बोल लेना, पूछ ले, अभी मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूँ खुद। सर मैं वो वेक्टर फॉर्म वाला पूछ रहा था, उसी का। अच्छा, उसी का, ठीक है, क्लास के बाद अभी रुक जा, ये बता देना। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी रो है, बॉब की डेंसिटी सिग्मा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये पेंडुलम यहाँ पे ऑसिलेट होती है, तो अपीरेंट वेट का फार्मूला याद है क्या होता है, अपीरेंट वेट इज रियल वेट माइनस बायॉन्ड फोर्स। अपीरेंट वेट मतलब m इंटू जी इफेक्टिव, mg माइनस बायॉन्ड फोर्स, और mg को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो 1 माइनस बायॉन्ड फोर्स डिवाइडेड बाय mg लिख सकते हो। इट इज m इंटू जी इफेक्टिव, m से m कट गया, तो g इफेक्टिव विल बी g इंटू 1 माइनस बायॉन्ड फोर्स रो भी g सिग्मा भी g, है ना, vg कैंसिल, सो g इफेक्टिव इस केस में आ गया g इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। सिग्मा किसकी डेंसिटी, यहाँ पे बॉब की डेंसिटी है, रो किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है, सो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट इज
density of liquid, sigma is density of Bob. Okay, so what is the time period here? Time period is 2 pi under root L upon G into 1 minus rho upon sigma. समझ गया बेटा टाइम पीरियड? ये ले 2 pi under root L upon G minus G into 1 minus rho upon sigma. ठीक है, समझ गया कि नहीं? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज पे भी। ये फार्मूला समझ गए? अपीरेंट वेट फ्लूइड में रियल वेट माइनस बायॉन्ड फोर्स, याद आया? हेलो, अरे याद आया कि नहीं? यस सर। हाँ, ये एसएचएम हर कहीं पे घुसता है, ध्यान रखना, हर चैप्टर में घुस जाता है एसएचएम, हर चैप्टर में मिलेगा तुमको एसएचएम, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, एक लॉजिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? यस सर। पेज नंबर 13, लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान देना। ये एक बॉल है, ये पूरा, इसमें लिक्विड भर दिए, ये लेंथ है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? बिल्कुल बीचों बीच में। अब यहां से छेद कर दिए तुमने एक, इससे लिक्विड क्या होने लगा? लिक्विड फ्लो आउट और लीक। ठीक है, और टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जैसे बॉल है, इसमें पानी भर दिए, यहाँ पे धागा बंधा हुआ है, हिल रही है, यहाँ से पानी बाहर गिरने लगा, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे भाई, लेंथ, हमको पेंडुलम की लेंथ कहाँ से लेनी पड़ती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, समझ गए? यहाँ से नहीं, दिस इज द एक्चुअल लेंथ, ये नहीं है, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, हमें ये वाली लेंथ चाहिए। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई L अपॉन G। तो जैसे जैसे लिक्विड लीक करेगा, लिक्विड लीक होने से लेंथ बढ़ेगी, सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज आल्सो इंक्रीजेस। फिर जब पूरा पानी बाहर गिर जाएगा तो फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे आ जाएगी बीच में, तो फिर टाइम पीरियड वापस अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा और फिर अचानक कैसा हो जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू पे, समझ गए? हाँ सर। हाँ, जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगी मेरे भाई, नहीं जाएगी? ओके। अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है फास्ट चलना। टाइम पीरियड स्लो होने का मतलब, डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? स्लो चलना। टाइम पीरियड बढ़ना, उल्टा लिख दिया मैंने, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है? स्लो। और टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? फास्ट। स्लो एंड फास्ट उल्टा है, टाइम पीरियड बढ़ा, स्लो हो गई चीज, टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार लॉजिकल क्वेश्चन है। झूले पे बैठे हो कभी कि नहीं पार्क में? हेलो, अरे बैठे हो कि नहीं? सर बैठे। बैठे हो, कौन बैठा है झूले पे बता देगा? ये किस, रवि है मान लीजिए, अभी खड़े कर दिए रवि को। कौन सा टाइम पीरियड ज्यादा, पहले वाला कि दूसरा वाला? ये T1, ये T2। पहले बैठ के झूल रहा था, खड़े होके झूलने लगा, कौन सा टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? बैठने वाला। है? बैठने वाला। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, तो अभी लेंथ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर कहीं आ जाएगी, तो लेंथ ये है L डैश। ये L1 लेंथ है और ये L2 लेंथ है, कौन सी लेंथ ज्यादा है? L1 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। ये वाला झूला कैसा चलेगा? स्लो। ये वाला कैसा होगा? इस केस में फास्ट चलेगा। समझ गए? समझ गए? यस सर। ओके, आपके सर मैं इतना